स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आंशिक अवकलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से आंशिक अवकलनों का प्रयोग करते हुए हम वस्तु की प्रकृति का पता कर सकते हैं कि वस्तु कौन सी है, वस्तु पूरक है, वस्तु प्रतियोगी है या वस्तु सामान्य है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आंशिक अवकलनों का प्रयोग करते हुए मांग की लोचों की गणना की जा सकती है। जैसे कि हमने पिछली बार लिया था, मान लीजिए दो फलन है x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p1 p2 एंड x2 इज इक्वल टू आल्सो फंक्शन ऑफ p1 p2। तो इससे यदि दो फलन है x1 इज फंक्शन ऑफ p1 p2 एंड x2 इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ p1 p2, तो हम इसके माध्यम से मांग की चारों आंशिक लोचों की गणना कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया ex1 बटे ep1, इसको हम लिख सकते हैं लोच 1 भी ले सकते हैं, आंशिक लोच। तो ये क्या है, p1 बाई x1 डेल x1 बाई डेल p1। ये पहली क्या है, p1 कीमत के संदर्भ में x1 की मांग की लोच, p1 कीमत के संदर्भ में x1 वस्तु की मांग की लोच। हम इसको ले सकते हैं p2 कीमत को स्थिर रखते हुए p1 में परिवर्तन से x1 में परिवर्तन की मांग की लोच। बहुत सिंपल है ये। देखिए इसी प्रकार से मैंने लिया ex1 का p2 के सापेक्ष लें तो आएगा p2 डिवाइडेड बाई x1 डेल x1 बाई डेल p2। क्या है, p1 कीमत को कांस्टेंट रखते हुए p2 में परिवर्तन से x1 की मांग में परिवर्तन को मांग की लोच बताता है। इसी प्रकार से अगर मैं x2 का p1 के सापेक्ष लूं तो ex2 बटे ep1, ये क्या बताएगा, p1 x2 डेल x2 बाई डेल p1। क्या बता रहा है, p2 की कीमत को स्थिर रखते हुए, p2 स्थिर रखते हुए p1 में परिवर्तन से x2 की मांग में परिवर्तन की लोच। और अगर लास्ट करें डेल x2 बाई डेल ep2 तो आएगा p2 डिवाइडेड बाई x2 डेल x2 बाई डेल p2। क्या बताता है, p1 कीमत को स्थिर रखते हुए p2 में परिवर्तन से x2 में जो परिवर्तन होता है उसकी मांग की लोच। इस प्रकार से आंशिक अवकलन के माध्यम से हम चारों मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं जहां आपसे मांग की चारों आंशिक लोचों की गणना पूछ सकते हैं, जो सामान्य रूप से E11 E12 या आपको दे दिया E12 या दे दिया E21 या दे दिया E22। तो इस प्रकार की जो आंशिक लोच है इसकी भी गणना हम आंशिक अवकलन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से कोई सवाल आ जाता है तो उससे मांग की आंशिक लोच की गणना की जा सकती है। हम एक दो सवाल लेते हैं, उन सवाल को आंशिक लोच के माध्यम से हम हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x1 बराबर है p2 बाई p1 और x2 बराबर दे रखा है p1 स्क्वायर बाई p2। तो मांग की सभी आंशिक लोचें ज्ञात हो। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए x1 बराबर है p2 बटे p1, x2 बराबर दे रखा है p1 स्क्वायर बटे p2। तो पहला मांग की लोच ex1 बटे ep1 बराबर होता है p1 बटे x1 डेल x1 बटे डेल p1। x1 आपको दे रखा है p2 बटे p1 डेल x1 बाई डेल p1। p1 के सापेक्ष अवकलन हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा p2 बटे p1 का स्क्वायर। इसमें रखेंगे p1 ऐसा कैसा ही, x1 की जगह रख दिया p2 बटे p1 और d
डेल x1 बटे डेल P1 हुआ माइनस का P2 बटे P1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा P1 मल्टीप्लाई बाय P1, ये P2, ये संख्या ऊपर चली जाएगी, माइनस P2 बटे P1 का स्क्वायर। दोनों P1 इससे कट गए, P2 से P2 कट गए तो -1, यानी मांग की पहली लोच आई -1। बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, डेल x1 बाई डेल P1 बराबर P1 बटे x1, डेल x1 बटे डेल P1। तो x1 का पहले हमने P1 के सापेक्ष अवकलन किया तो आया डेल x1 बटे डेल P1, हर गुणा अंश का अवकलन 0 आएगा और अंश P1 के सापेक्ष अवकलन 1 बटे हर का स्क्वायर, ये आपका आ गया डेल x1 बटे डेल P2। डेल x1 बाई ये आया आपका डेल x1 बाई डेल P1। और अब इस सूत्र में मान रखा P1 ऐसा का ऐसा ही रखा, x1 की जगह ये रख दिया क्योंकि x1 बराबर दिया हुआ है और ये इसका मान रख दिया। अब देखिए दूसरी मांग की लोच निकालते हैं। दूसरी मांग की लोच हुई ई एक्स। इसी प्रकार से देखिए यदि हम दूसरा निकालते हैं तो ई x1 डिवाइडेड बाय ई P2, यानी x1 का P2 के सापेक्ष हम अगर मांग की लोच निकालते हैं तो ये आएगा P2 डिवाइडेड बाय x1 डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल P2। तो यह देखिए x1 बराबर दे रखा है P2 डिवाइडेड बाय P1, डेल x1 बाय डेल P2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा P1 बटे P1 का स्क्वायर या 1 बाय P1। अब इसमें मान रखेंगे तो आएगा P2 डिवाइडेड x1 बराबर है P2 बटे P1 गुणा 1 बाय P1। तो ये आ जाएगा P2 मल्टीप्लाई P1, ये ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय P2 मल्टीप्लाई 1 बाय P1। P1 से P1 कटा, P2 से P2 कटा तो आया 1, तो E12 का मान आएगा 1। ये मान की दूसरी आंशिक लोच हुई है। इसी प्रकार से यदि हम E12 देखें, EX1 बाय EX2 बाय EP1, यानी x2 की P1 के सापेक्ष मांग की लोच देखें तो आएगी P1 बटे x2 डेल x2 बाय डेल P1, यानी x2 बराबर दे रखा है P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। तो डेल x2 बाय डेल P1 के सापेक्ष अवकलन इसका करेंगे ये वाला निकालने के लिए। तो देखिए हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। तो आ जाएगा 2P1 P2 बटे P2 स्क्वायर, इससे कटा तो आया 2P1 डिवाइडेड बाय P2। अब देखिए इसमें हम मान रखते हैं तो ये P1 x2 का मान रखेंगे P1 स्क्वायर बाय P2 गुणा ये 2P1 बटे P2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P1, ये P2 ऊपर चला जाएगा, P1 स्क्वायर गुणा 2P1 बटे P2। इस P2 से P2 कट गया, P1 दो बार है, दो बार कट गया तो आया 2। तो E21I मान की लोच 2। अब हम अगर फोर्थ देखते हैं, x2 की P2 के सापेक्ष मान की लोच देखते हैं, यानी x2 EX2 डिवाइडेड EP2, ये होगी P2 बाय x2 डेल x2 बाय डेल P2, यानी इसकी P2 के सापेक्ष मान की लोच देखनी है। x2 दे रखा है अपने को P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2, तो डेल x2 बाय डेल P2, P2 के सापेक्ष इसका अवकलन किया, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। P2 का अवकलन 1 हो जाएगा क्योंकि P2 के सापेक्ष देखिए P2 के सापेक्ष P1 का अवकलन 0, फिर P1 स्क्वायर P2 का अवकलन 1 बटे P2 स्क्वायर, तो आएगा माइनस P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर। मान रखते हैं इसमें
तो यह आया P2 बटे P1 स्क्वायर बाई P2 गुणा माइनस P1 स्क्वायर बाई P2 स्क्वायर, दोनों है। तो ये देखिए P2 गुणा P2, ये P2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई P1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर। ये P2 स्क्वायर से दोनों P2 कट गए, P1 स्क्वायर से P1 स्क्वायर कट गया, तो आया -1। तो यहाँ E22 आ जाएगी -1। इस प्रकार से देखिए मांग की सभी लोचों को हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं जिसके माध्यम से बहुत आसानी से हम इसको समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आंशिक अवकलनों का प्रयोग करते हुए मांग की आंशिक लोच हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मान लो क्वेश्चन दे रखा है, यदि x1 बराबर 3/P1 P2, x2 बराबर है 9/P1 P2, तो मांग की आंशिक लोच E11, E12, E21, E22 ज्ञात करो। मान लो ये सवाल आया है, सबसे पहले हम E11 निकालते हैं, या इसको लिख सकते हैं EX1 बाई EP1। इसका फॉर्मूला होगा P1 X1 डेल X1 बाई डेल P1। तो यहां देखिए X1 बराबर देगा 3/P1 P2, डेल X1 बाई डेल P1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए हर को यूं का यूं रखेंगे, अंश का अवकलन 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, 3 को यूं का यूं रखेंगे, इसका P1 के सापेक्ष अवकलन बचेगा P2 डिवाइडेड बाई P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, दोनों हो जाएंगे। तो आया माइनस का 3P2 अपॉन P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, इस P2 से P2 कट गया, तो आया माइनस का 3 P1 स्क्वायर P2। ये रिजल्ट आया। अब इसमें मान रखें P1 X1 का मान 3/P1 P2 माइनस 3/P1 स्क्वायर P2, ये P1 P2 ऊपर जाएंगे, तो P1 गुणा P1 P2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 P1 स्क्वायर P2। अब देखिए P1 दो बार कट गया, P2 से P2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आया -1। तो मांग की पहली लोच यानी X1 की P1 के संदर्भ में मांग की लोच आई -1। अब X1 की P2 के संदर्भ में मान की लोच निकालते हैं, जबकि P1 कीमत स्थिर रहे, तो X1 की P2 के सापेक्ष मान की लोच EX1 डिवाइडेड बाय EP2, यह आएगा P2 डिवाइडेड बाय X1 डेल X1 डेल P2। अब देखिए X1 बराबर देगा 3P1 P2, डेल X1 बाई डेल P2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश P2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे, P1 बचेगा बाय P1 स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर होता है तो P1 का स्क्वायर लिख दिया, P2 का स्क्वायर लिख दिया, तो आया -3P1 बटे P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, इस P1 से P1 कटा तो आया -3P1 P2 स्क्वायर। मान रख देंगे P2 ऐसा का ऐसा ही है, X1 की जगह रखा 3P1 P2 और डेल X1 बाई डेल P2 का मान आया -3P1 P2 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा P2 मल्टीप्लाई P1 P2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई -3P1 P2 का स्क्वायर। तो देखिए P2 एक बार दो बार कट गया, P1 एक बार कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आया -1, यानी E12 का भी मान आया -1। अब X2 की P1 के सापेक्ष मान की लोच निकालें, यानी X2 जो फलन दे रखा है इसकी P1 के सापेक्ष हम मान की लोच निकालें, जबकि P2 कीमत को हम स्थिर मान लें, तो देखिए क्या होगा, डेल X2 बाय P1 बराबर होगा X2 P1 बटे X2 डेल X2 बटे डेल P1। X2 बराबर अपना को दे रखा है 9/P1 P2, डेल X2 बाई डेल P1 के सापेक्ष अवकलन, हर यू का यू रखना है, अंश का अवकलन 9 का अवकलन 0, 9 P1 के सापेक्ष P2 बचेगा
बटे P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का 9 बटे P1 स्क्वायर P2, क्योंकि एक P2 इससे कट गया। यह मान रखेंगे P1 डिवाइडेड बाय 9 P1 P2 मल्टीप्लाई माइनस का 9 P1 स्क्वायर P2, तो ये देखो P1 मल्टीप्लाई P1 P2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 P1 स्क्वायर P2, तो देखिए P2 से P2 कट गया, 2 बार P1 है, 2 बार P1 कट गया, 9 से 9 कट गया, बचा क्या -1, तो तीसरी मांग की लोच भी आई -1। अब कीमत P1 को स्थिर रखते हुए P2 की X2 के सापेक्ष मांग की लोच निकालते हैं, तो आएगा EX2 बटे EP2। बहुत सिंपल है, देखिए बहुत आसानी से हम इसको कर रहे हैं। EX2 बटे EP2 बराबर आता है P2 बटे X2 डेल X2 बटे डेल P2। X2 बराबर दे रखा है 9P1 P2 डेल X2 बाई डेल P2 के सापेक्ष अवकलन करें, नीचे वाली संख्या हर यूं का यूं अंश का अवकलन माइनस अंश यूं का ही P2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे, P1 बचेगा बटे नीचे का स्क्वायर, तो P1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, P2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा 9 बटे हुए P1 P2 का स्क्वायर। मान रख देते हैं P2 डिवाइडेड बाय 9 P1 P2 मल्टीप्लाई माइनस 9 P1 P2 का स्क्वायर, वो का वही है P1 P2 पहले से ही है, P1 P2 ऊपर गया 9 माइनस 9 P1 P2 स्क्वायर, 2 बार P2 ये कट गया, एक बार P1 से P1 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ आया -1, यानी E22 भी आई -1। तो देखिए इस सवाल में मांग की चारों आंशिक लोचें -1 ही आई है। अगर हम माइनस नहीं भी लिखते हैं तो मांग की लोच जो होती है वो माइनस होती है। अब देखिए इस प्रकार से हम आंशिक अवकलनों के माध्यम से अन्य चरों को स्थिर रखते हुए मांग की लोच निकाल सकते हैं। अब ये तो बात हुई सैद्धांतिक। अगर गणित अर्थशास्त्र में अगर कोई पूछ लेता है तो किस प्रकार का सवाल आता है, मैं बात करता हूं। जैसे आपको दे दे Q = 950 माइनस 2P प्लस 0.02y, एक परीक्षा में पूछा गया है। यदि इनकम हो 10,000, कीमत हो 25 रुपए, तो मांग की कीमत व आय लोच ज्ञात करो। ये दो चीज पूछी है, मांग की एक तो कीमत लोच पूछी गई है और दूसरी मांग की आय लोच पूछी गई। तो देखिए पहले हम रखते हैं Q बराबर 950 माइनस 2, P का मान 25 प्लस 0.02, इसका मान 10,000, इनकम रख देते हैं। तो क्वांटिटी हो गई 950 माइनस 50 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 200 बराबर 1100। अब देखिए कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। इसका मान होता है P/Q डेल Q अपॉन डेल P। P का मान दे रखा है 25, Q का मान दे रखा है 1100। अब अपने को dQ/dP चाहिए। ओके, तो यहां देखिए Q बराबर दे रखा है 950 माइनस 2P प्लस 0.02y। तो डेल Q बाई डेल P के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो -2 आएगा, और डेल Q बाई डेल Y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0.02 आएगा। तो dQ/dP का मान आया -2 बराबर -50 बटे 1100, 1000 नहीं 1100। तो 50 में 1100 का भाग देंगे, माइनस का 0.4545, माइनस का 0.04545, यानी मांग की कीमत लोच नेगेटिव होती है, यानी कीमत बढ़ेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी। अब इसी प्रकार से मांग की आय लोच निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालते हैं, मांग की आय लोच, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Y/Q
डेल क्यू बाई डेल वाई। वाई का मान 10,000 पता है, क्यू का मान अभी हमने निकाला 1100, और ये जो सवाल है इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन तो 0.02 आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 0.02। ये 1100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये नीचे 2 जीरो आए, इससे 1 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो बचा 2/11, 2 डिवाइडेड बाई 11, तो आया 0.1818। इस प्रकार देखिए मांग की जो आय लो चाहिए वो धनात्मक आई है, जो ये बताती है कि आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी और आय घटने पर मांग घटेगी। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से आंशिक लोचों के माध्यम से मांग की लोच निकाली जा सकती है। आंशिक अवकलन के माध्यम से जब हम मांग की लोच निकालते हैं तो कुछ अन्य तत्व को स्थिर मानते हैं, जैसे आय लोच निकाली तो हमने कीमत को स्थिर मान लिया, या कीमत लोच निकाली तो हमने आय को स्थिर मान लिया। इस प्रकार से किसी भी तत्व का मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांग पर किस वस्तु का कितना प्रभाव पड़ता है, आय का कितना प्रभाव पड़ता है, कीमत का कितना पड़ता है, जलवायु का कितना पड़ता है, मौसम का कितना पड़ता है, जो भी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है उनका कितना कितना प्रभाव पड़ता है, इसकी मांग की लोच की गणना इस विधि से की जा सकती है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मांग की लोच जो है, आंशिक लोचों की गणना किस प्रकार से की जाती है। धन्यवाद।